अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार क़य्यूम सिद्दीकी। मगर सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल ईगल और उनकी कानूनी टीम के अहम रुकन जनाब बैरिस्टर गौहर अली से। बात हो रही है ऐवान सदर से आए उस ख़त की जिसका सबको इंतज़ार था, जिसका सबको खदशा था, और वो ख़त आखिर आ ही गया। उस ख़त में है क्या? सब कुछ है मगर शायद इलेक्शन की तारीख नहीं है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर अली, तहरीक इंसाफ के लॉयर। हम उन्हीं से उनका रद्द-ए-अमल भी लेना चाहेंगे। बैरिस्टर गौहर अली साहब, आपको सदर आरिफ अलवी का ख़त पढ़कर मायूसी हुई है या खुशी हुई है? देखो, मैं समझता हूँ कि सदर का तो एक आईनी कानूनी हक था कि वो ऑर्डर अनाउंस कर देते, डेट दे देते इलेक्शन के लिए, लेकिन मैं इस ज़ाती तौर पे इस लेटर को तो मैं एक हाइब्रिड किस्म का समझता हूँ। इसमें तो वैसे उसने एक सजेस्ट किया, एक डेट अपनी तरफ से दे दी है कि 6 नवंबर को आप कर लें, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में फिर वही बात की है कि सारी हुकूमत यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इसके मुताबिक आप अला अदलिया चली जाए, वहाँ से रहनुमाई ले ले। मैं समझता हूँ सदर साहब ही एक आईनी पोजीशन होल्ड करते हैं। वो वफाक की अलामत है, वो पार्लियामान का हिस्सा है, वो आईनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। अनलाइक दी इंडियन प्रेसिडेंट जो सेरेमोनियल पोस्ट होता है, उनको चाहिए था राइट अवे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक एग्जैक्ट डेट देते, जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने एक डेट दे दी थी और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते कि इस तारीख को आप इलेक्शन होल्ड कराना, मेक श्योर करे कि इलेक्शन उस तारीख को हो। वो सदर साहब ने किया नहीं, तो मैं नहीं समझता इसकी इतनी खास वर्त है। तो आप खुद सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे इस मामले पे, या जैसा कि आपके सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन रहनुमाई हासिल करे सुप्रीम कोर्ट से, आप इंतज़ार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन रहनुमाई हासिल करे सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई नहीं दिया करती। रहनुमाई हासिल करने के लिए सिर्फ सदर के पास इख्तियार होता है और वो आर्टिकल 186 में अगर वो ओपिनियन के लिए कोई रेफरेंस भेजता है। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट का ये फंक्शन नहीं है कि लोगों को मशावरत के लिए दे दे आप कैसे आईनी फंक्शन परफॉर्म करे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी डिसीजन कर चुकी है। अभी ये इंटरप्रिटेशन का मसला है कि आप कब कहते हैं कि किसका इख्तियार है। तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये सदर के इख्तियारी। असम्बली अगर डिसॉल्व होती तो 90 डेज में इलेक्शन होना। ठीक है, मगर पीटीआई इसके ऊपर कोई आईनी दरख्वास्त डालेगी? देखिए, दरखास्तें तो ऑलरेडी तो आ चुकी है इलेक्शन का, सारी सुप्रीम कोर्ट में तो आईनी दरखास्तें आ चुकी है, 2-3 पहले से आ चुकी है, इंक्लूडिंग जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जमा कराई है। तो ये गुड इनफ है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको उठा ले। अभी तो काजी साहब आ रहे हैं, काजी साहब तो मेरा ख्याल है पहले वो फुल कोर्ट बनाएंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के डिसीजन करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे कि आर्टिकल 184 की केसेस को कैसे हैंडल करें। सो मैं कहता हूँ वो तो लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस होगा। बट बदकिस्मत ये है कि इलेक्शन लिम्बो में रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइन का तकाजा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुई अपना फंक्शन परफॉर्म करे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही से हुकूमत बनती है और वो पावर एक्सरसाइज करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केयर टेकर का सेटअप आकर के बैठा रहेगा, ये तो आईनी तकाजा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर अली खान, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। साबिक़ जनरल इरफान कादर साहब की तरफ चलते हैं। इरफान कादर साहब, आपने सुना कि होना तो ये चाहिए था कि मुंतखब नुमाइंदे ये तमाम फैसले करते, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा। तो अब ये जो सदर ममलिकत ने ख़त लिखा है, इसमें तो क्लियरली उन्होंने इनकार किया है कोई भी तारीख देने से, और पहले वो क्योंकि ऐसा कर चुके हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो आपके ख्याल में अब ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है या सुप्रीम कोर्ट ने करना है? क्योंकि सदर ने भी ख़त में यही लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करे। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सदर जो है उन्होंने जब से ये 73 का आइन नाफुज़ुल अमल रहा है, जबकि सदर वो वाले सदर थे जो फजल लाई चौधरी साहब थे, और बाद में जब इन्होंने 58(2) भी ख़त्म कर दिया तो फिर तकरीबन ये जो मौजूदा सदर हैं ये भी उन्हीं लाइंस पे सदर हैं जिस तरह फजल लाई चौधरी साहब थे। तो ये इस तरह का प्रोसेस ऑन हिज ओन इनिशिएट कर ही नहीं सकते। इनके जो मशीराने कानून हैं उन्होंने इनको मिसलीड किया और इन अ वे मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट का जो हाई ऑफिस है उसकी जो एक साख है वो डेफिनेटली सारी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और सदर का कसूर नहीं है, सदर को मिसलीड किया गया। लेकिन इसमें जो चिट्ठी में कुछ चीज़ें बड़ी
यहाँ हैं, जिस तरह के उसमें कहा गया कि सारे इलेक्शंस जो हैं ये इकट्ठे होने चाहिए, तो यही बात तो मैंने बंदयाल साहब को बताई थी कि ये सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, वो तो माने नहीं थे। उन्होंने 14 मई की डेट दे दी थी, तो उस हद तक तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो इन्होंने नफ़ी कर दी और ठीक नफ़ी की है, और सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा था कि उनका फैसला गलत है, वरना वो डेफिनेटली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करते उन लोगों के खिलाफ जो बनती भी थी। आप सही कह रहे हैं, जो बनती भी थी, कि पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। जी हाँ, वो बनती नहीं थी, वो अच्छा। बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन क्योंकि आप ही वो इसलिए नहीं बनती थी कि फैसला गलत था, और जब सुप्रीम कोर्ट को इदराक हो गया कि हमारा फैसला गलत है, तो उन्होंने कोई तौहीन नहीं लगाई। अब सदर पाकिस्तान जो है, उनके पास तो वो इख्तियार भी नहीं है कि वो तौहीन सदारत का नोटिस दे सकें इलेक्शन कमीशन को। गो के उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में कहा कि इलेक्शन कमीशन ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को कोई भी जरूरत है सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने की कि 90 दिन में इलेक्शंस कराने के लिए तो सारे असेंबली सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले। जो आपने बात की थी कि एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो सदर ममलिकत ने वो बात बज़ाहिर तस्लीम कर ली है, तो आप उनकी तारीफ करेंगे सदर आरिफ अलवी की कि उनका ये दुरुस्त खत है, दुरुस्त फैसला है और ये काबिल तहसीन है उनका ये खत? अच्छी बात है, इसीलिए कहते हैं ना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो ये वो सिल्वर लाइनिंग आ गई इसमें से कि वो जो कि एक अच्छी चीज़ भी निकल आई सारी चीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़त जो है, इसमें जो बहुत सारी गलतियाँ पिछले खतूत में थी वो इसमें उन्होंने वो भी कवर अप की हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती की है कि उन्होंने ये प्रोसेस खुद इनिशिएट किया है। मसलन किंग चार्ल्स हैं वहाँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंग्लिस्तान में, और वो उसी मॉडल के तहत हम भी चल रहे हैं और बहुत सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी चल रही हैं। क्या किंग चार्ल्स कभी इस तरह की चिट्ठी लिख सकते हैं? क्या पाकिस्तान के 50 साल जब से ये आइन आया कभी सदर ने इस तरह की कभी चिट्ठियां लिखी हैं? सदर को खामखा ड्रैग किया जा रहा है। लेकिन बरतानिया में तो गैर तहरीरी आइन है ना, यहाँ पे तो तहरीरी आइन है और सदर के भी कुछ अख्तियारात मौजूद है हमारे यहाँ, और उसी में 48(5) भी उसी के अंदर ही है ना, और 48(5) भी आइन के अंदर ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतियुल्लाह जान साहब, 48(5) भी आपको समझाता हूँ। 48(5) में जो अपॉइंटेड डेट है ना, प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ डेट, ये नोशनली जितनी भी डेट्स इस तरह की होती हैं वो इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होती हैं, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होती हैं, बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट होती हैं। अगर आप इंग्लिस्तान की दुकानों में जाके देखें तो नई की दुकान पे भी लिखा होता है बाय द ऑर्डर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। पाकिस्तान के यहाँ पे जो पुराने शॉप्स हैं वहां पे उनको जो वो जो इनकॉर्पोरेट करते हैं तो लिखा होता है बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल, बाय अपॉइंटमेंट। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने तारीख क्यों नहीं दी? वो ये चीज है, शहबाज शरीफ साहब ने तारीख क्यों नहीं दी और निगरान वजीर आजम तारीख क्यों नहीं दे रहे, अगर सब कुछ मशवरे पे होना है, सदर ने करना है? नहीं, निगरान वजीर आजम ने कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, उन्होंने थोड़ी देनी है। लेकिन आप 48(5) की बात कर रहे थे ना, 48(5) तो लिखा ही नहीं है। 48(5) की बात हो रही है कि प्राइम बल्कि आपके इस सवाल से तो मेरी बात की तायीद हो गई है ना, कि आपके इस सवाल से मेरी तायीद हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब भी नहीं डेट दे सकते, सदर भी नहीं डेट दे सकते, इलेक्शन कमीशन डेट दे सकते हैं, लेकिन नहीं। मेरा ख्याल है मतियुल्लाह जान के कहने का मतलब ये था कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सदर जो है वो एक नुमाइशी ओहदा है, तो उसमें वो हर अमल के लिए पाबंद है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का। तो फिर जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे वो क्यों डेट अपॉइंट करके नहीं गए और मौजूदा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर सदर अपने तौर पर एक्ट नहीं कर सकता और आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 जो है वो आप कहते हैं कि वो ये है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसलिए उन्होंने डेट नहीं दी, इसलिए एडवाइस नहीं की क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन के करने का था, उनके करने का नहीं था। यहाँ पे मैंने कहा ना कि इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है यहाँ पे, लेकिन वो उस सूरत में होता है अगर सदर अपनी सवाबदीद में तहलील करते हैं। यहाँ पे तो चूंकि इलेक्शंस तमाम सूबाई असेंबलियों के होने हैं और यहाँ पे कौमी असेंबली का सारे इलेक्शंस होने हैं, लिहाजा वो सदर का डेट देने का तो कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने मानी, ये चीज मानी है। चले क्विकली मुख्तसर सी एक छोटी सी बात कि क्या इलेक्शन कमिश्नर का ये जो अख्तियार है, इस अख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए वो फील्ड मार्शल अयूब खान के 11 साल लगा सकता है या जनरल ज़िया उल हक के 9 साल लगा सकता है या जनरल मुशर्रफ के 8 साल लगा सकता है?
ये बहुत अच्छा सवाल है। मसलन अगर आप कहें कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ख्याल है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और इलेक्शन कमिश्नर जो है और उनके साथ जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन है वो सारे मिक्स अप हुए हैं और वो जानबूझ के इलेक्शन नहीं करा रहे, तो फिर इस तरह के शवायद अगर आप लेके जाते हैं या मैं लेके जाता हूं या सदर पाकिस्तान चले शवायद भी नहीं है तो कहां लेके जाएंगे साहब? शवायद भी नहीं है, सुन ले ना, शवायद भी नहीं है, शवायद भी नहीं है, तो कितना टाइम लगाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? मतियुल्लाह जान साहब एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन ने फोरम प्रोवाइड किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान मिसकंडक्ट करेंगे जहां पे कि वो गलतकारी करेंगे तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उनको निकाल सकती है, उनको रिमूव किया जा सकता है। तारीख पे 209 का रेफरेंस दायर कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। कौन सी कितने अरसे बाद दायर कर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन, अगर एक मिनट, उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तकर्रुर कौन करेगा अगर आपने इनको निकाल दिया तो? वो आते हैं, उस पे आते हैं। जरा पहले ये बात तो खत्म कर लूं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप शक का फायदा तो देंगे इलेक्शन कमीशन को, 11 साल तक का फायदा दें, 2 साल का, 8 साल का, कितना टाइम इंतजार करें इलेक्शन की तारीख? वो देना पड़ेगा फायदा। हाँ, शक का फायदा देंगे। नहीं, आइन को सामने रख के इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है डेट देने का, तो कितने दिन ले वो? कितने दिन में डेट दे देनी चाहिए आपके ख्याल में? हाँ, ये बात इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अब अभी तक जो डिले हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की वजह से हुआ है। अच्छा। अब चूंकि क्लियर हो गई है बात कि सेंसस भी होगा, डिलिमिटेशन भी होगी, सब कुछ होगा, तो अब विद इन मेरा ख्याल है कोई जनवरी फरवरी तक इलेक्शन होना चाहिए। अगर उससे आगे जाता है नहीं, इलेक्शन अगर जनवरी फरवरी तक होने चाहिए तो इलेक्शन कमीशन को नवंबर में या अक्टूबर में डेट दे देनी चाहिए आपके ख्याल में? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये चले, नवंबर को नहीं चले, थोड़ा सा और मार्जिन दे दें, दिसंबर तक दे दें। चले, ठीक, वो दे देनी चाहिए इनको। चले, जो मार्जिन आइन में नहीं है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इरफान कादर साहब दे रहे हैं दिसंबर तक का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सदर आरिफ अलवी के इस खत के मुज़मरात पे बात जारी रहेगी। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादर और सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार क़य्यूम सदीकी साहब। वक्फ़े से पहले क़य्यूम साहब, इरफान कादर साहब को आपने सुना, सदर ने क्या इलेक्शन की तारीख देनी थी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की तारीख जो है वो इरफान कादर साहब भी देने को तैयार नहीं है और ये नहीं बता रहे कि कब तक ऐलान होना चाहिए आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक। तो आपके ख्याल में सदर आरिफ अलवी के इस खत के बाद अब इलेक्शन कमीशन को क्या करना है और क्या वो तारीख दे देनी चाहिए उनको? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2 काम करने हैं, उसको 2 नोटिफिकेशन जारी करने पड़ेंगे। पहला ये कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो कब उसका कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जो 3 महीने का प्रोसेस था उससे में हम 15 दिन पीछे कमी कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑन रिकॉर्ड है। एक नोटिफिकेशन ये अभी जारी करना चाहिए कि ये डीलिमिटेशन का प्रोसेस जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है 54 दिन का जो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक बनते हैं 54 दिन, उसमें जाके और वो फरवरी की डेट, मेरा ख्याल है कि ये अभी ये नोटिफिकेशन जारी कर देने चाहिए इससे पहले कि ये मामला जो है ये आला अदलिया के अंदर जाए और फिर वहाँ पे जो है ना एक नई बहस शुरू होगी। और जैसा कि 14 मई का इंतखाबात की तारीख दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उस पर जो है वो हम सब कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है डेट देने का, और इलेक्शन कमीशन का रिव्यू भी इस बात के ऊपर था। तो अब वो रिव्यू जो है वो डिसमिस कर दिया, उसकी डिटेल रीजनिंग अभी नहीं आई है। उसकी पहले की तो आई हुई है रीजनिंग जिसमें कहा कि अगर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो डेट अपॉइंट कर दी गई है उसको आगे पीछे नहीं कर सकता, शेड्यूल को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन डेट वही रहेगी। और अगर डेट को आगे बढ़ाना होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगवाना जरूरी है। ये सदर आरिफ अलवी ने खत में ये भी कहा है कि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेरे समात है, ज़ेरे इल्तवा है, दरख्वास्तें तो आई हैं, वो क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में? कौन सा देखें, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक आई हुई, आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आई है जिसको नंबर भी लग चुका है, शायद 35 या 32 वो पड़ी हुई है, लेकिन लगी नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं उसके। और वैसे भी मेरा ख्याल में क्योंकि 15 सितंबर जो है तकरीबन कट ऑफ डेट बन रही थी कि जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन शायद एक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी देख रहा था चीज़ों को उसके बाद क्या हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है, और फिर 2 और चीज़ें हैं मतीउल्लाह जान साहब, आप देखें कि
हमने देखा है कि लॉ मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के साथ मुसलसल मुलाकातें हुई हैं। तो जो इरफान असलम साहब की मुलाकातें हुई और फिर जो पहले एडवाइस लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से भिजवाई गई थी, तो मेरा ख्याल है कि जो 2 मुलाकातें हुई हैं उनकी, उसके बाद और फिर आज जो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर एक इजलास हुआ जिसमें चारों सूबों के लॉ मिनिस्टर्स थे और उस ही के अंदर जो फैसले हुए कि चारों सूबों के अंदर और कौमी असम्बली के एक ही दिन में इंतखाबात होने चाहिए ताकि ख़र्चा भी बचे और लॉ एंड ऑर्डर का मामला और दूसरे तीसरे मसाइल, तो उससे उसको रिप्रोड्यूस किया है सदर मुमलिकत ने अपने इस लेटर के अंदर। तो और फिर उसके बाद जो है वो अपनी राय देते हुए होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जो कि फेडरल गवर्नमेंट का ही मौक़िफ़ था। ना तो तजवीज़ भी नहीं किया, उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया, उन्होंने कहा वेयर एज के जो आइन होना में चाहिए या ऐसा होना चाहिए वाली बात है कि अच्छा क्विकली ये बनते हैं। अब आपके ख्याल में, लेकिन उसी में ही वो अपने 51 सब आर्टिकल 1 का भी हवाला दे रहे हैं कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा क्विकली आपके ख्याल में मैटर अगर टेकअप होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाएगा चीफ जस्टिस काजी फाइसा की क़यादत में? मतीउल्लाह जान साहब, सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है, लेकिन 184(3) की पहले तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट की मीटिंग बुला के वो तय करेंगे कुछ कवायद, जो भी हमें नहीं पता है तो ये फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए आपके ख्याल? मेरे ख्याल में फुल कोर्ट बन जाए और चला जाए मामला, अगर उसके बाद टेकअप। जी इरफान कादर साहब, पहले भी आपकी तरफ से भी ये मुतालबा किया जाता रहा कि हम ख्याल बेंचेस की बजाय फुल कोर्ट जो है ऐसे अहम आइनी मामलात को देखे, तो अब अगर फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में बैठती है, तो आपके ख्याल में क्या उसको इस मामले में फैसला नहीं करना चाहिए? देखें, फुल कोर्ट जो है ना उस वक्त ही इनको बना देना चाहिए था। वो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो हर चीज़ को अना का मसला बना लेते थे, किसी की नहीं सुनते थे, अपनी बस करते चले जाते थे। उस सारी चीज़ में मेरा नुकसान नहीं हुआ, कयूम सिद्दीकी साहब का नुकसान नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, अदलिया का नहीं, उन्होंने अपना नुकसान किया बार 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 बार। तो मैं एग्री करता हूँ कयूम सिद्दीकी साहब से कि इस वक्त अब अगर इतना ये सियासी इशू बना हुआ है तो फिर फुल कोर्ट बैठ जाए, वो इसमें फाइनली हतमी फैसला दे दे, क्योंकि अब जो वकला उनके सामने पेश होंगे वो हम ख्याल जजेस भी नहीं होंगे, हम ख्याल वकला भी नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं कि मैं मतलब बड़ा अच्छा वो लॉयर है, वो जो स्वाति साहब हैं बड़े अच्छे लॉयर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो, हाँ स्वाति साहब, लेकिन वो उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जो कि एक उस बंदे का हो सकता है जिस तरह के मैं हूँ। मैंने बहुत सालों से ये काम किया है, मेरा तो ये सब्जेक्ट रहा है, मुझे वो सुनना ही नहीं चाहते थे, मुझे तो वो ऐसे ब्रश साइड करते थे कि बस इरफान कादिर को तो सुनना ही नहीं है। तो अब तो आप चाहेंगे कि जस्टिस काजी फाइसा के सामने पेश हो? हाँ, अगर मैं हुआ तो मेरा ख्याल है मैं तो 15 से 20 मिनट में आराम से सारी बात कंक्लूड कर, और हो सकता है काजी फाइसा साहब 5 मिनट में कंक्लूड कर दें। वो 5 मिनट में करेंगे क्योंकि उन्होंने सारा अब तक वो देख चुके हैं ये सारा कुछ जो हो रहा है, उनको देर नहीं लगेगी सुप्रीम कोर्ट को अब। अच्छा, तो अब ये बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन को तारीख का बताएगी कि इस तारीख पे इलेक्शन कराएं, या फिर वो इलेक्शन कमीशन से कहेगी कि फ़लाँ तारीख तक आप इलेक्शन की तारीख का आप डिसाइड कर लें? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डेडलाइंस है ना। सुप्रीम कोर्ट कभी भी तारीख नहीं देगी इलेक्शन कमीशन को, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुप्रीम कोर्ट उनको कहेगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली कोशिश ये करें कि विद इन अ रीजनेबल टाइम एज नियरली एज पॉसिबल आप इलेक्शन कराएं, और आपको पता है कि आपको क्या क्या इश्यूज हैं, आप वो सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। सुप्रीम कोर्ट कोई डेडलाइन मुकर्रर कर सकती है? खुद तारीख नहीं देगी, कोई डेडलाइन मुकर्रर कर सकती है? हाँ, नहीं मुकम्मल कर सकती सुप्रीम कोर्ट, नहीं डेडलाइन मुकर्रर नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, नहीं कर सकती, यही तो पड़ा। अब देखिए ये तो फिर मामला 9 साल तक, इस मुल्क में तो 9 साल भी इलेक्शन नहीं हुए, 11 साल भी नहीं हुए, 10 साल भी नहीं हुए। नहीं मतियुल्लाह जान साहब, आप भी नहीं बता रहे कि कौन सी तारीख को कब तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, उसके बाद आप मैं बताता हूँ ना, सुन लेना, मैंने तो कहा है जनवरी फरवरी तक ये हो जाने चाहिए इलेक्शन। और अगर नहीं होता तो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे? मैं कोई एहतजाज नहीं करूंगा,
बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में नहीं हो रही, मैं तो नहीं निकलता एहतजाज करने के लिए, लेकिन हम आवाज तो बुलंद करेंगे लोगों के लिए। मसलन सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस पेंडिंग है ना, तो अब मैं वहां पे चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दूं। अब तो बढ़ गए हैं, अब तो 56,500 बढ़ गए, 5 महीने में सारे फैसले कर दें जी। अब तो 56,500 हो गए, 55,000 से भी बढ़ गए। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, जो निगरान हुकूमत है, क्या इलेक्शन कमीशन उससे मुशावरत का पाबंद है आईनी तौर पे? नहीं, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जहां पे के और पैसे का देना है, जहां पे के उसको फैसिलिटेट करना है, इलेक्शंस को इफेक्टिवली हैंडल करना है, उसमें तो नेचुरली एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट चाहिए होती है। और एग्जीक्यूटिव के उन्होंने लिखा हुआ, आइन में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव जो है उनको उनकी दे विल एक्ट इन एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये तो आइन में लिखा हुआ है। नहीं तो फिर तो अब सूरत हाल तो फिर इरफान कादिर साहब ये नहीं बन जाती है कि सरदार सिकंदर राजा साहब जो हैं वो इस वक्त एक्चुअली डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो चाहें तो इलेक्शन होंगे, वो चाहें तो नहीं होंगे, और कब तक नहीं होंगे कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। मैं और आप कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है, तो फिर मामला तो फिर वहीं चला जाएगा। फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस मुल्क के अंदर जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे के बैठ जाएं, हाँ जी आज हम डेट लेके उठेंगे। कुदरती बात है, अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस सारे मामले में नाकाम होते हैं और इलेक्शन कराने के काबिल नहीं रहते, तो उस सूरत में नेचुरली या तो फिर वो इस्तीफा दे के जाएंगे या फिर लोग बाहर जाके बैठ जाएंगे इलेक्शन कमीशन के। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी। वो इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल हो जाता है, तो फिर कब होगा इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन कंप्लीट कैसे होगा? मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ। वो ऐसे ही है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में 3 हम ख्याल जजों ने फैसले दिए थे, तो क्या हो गया था? एंड में तो मामला ठीक ही हो रहा है ना अब। अच्छा, आपके ख्याल में ठीक हो जाएगा इन दी एंड? आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। आपने खुद तो धरने में बैठना नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में कौन सी तारीख के बाद धरने पे बैठ जाना चाहिए सियासी जमातों को इलेक्शन कमिश्नर के सामने? कौन सी तारीख पे? मेरा ख्याल है मार्च तक अगर नहीं होते तो फिर बैठ जाना। मेरा ख्याल है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी ठीक रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और दूसरे कुछ आम सवालात भी हैं। और सबसे आम सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि शायद किसी एक ही सियासी लीडर को पता है कि इलेक्शन कब होंगे और बाकी किसी को तो पता ही नहीं है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जानने के लिए कि वो कौन सा सियासी लीडर है जिसको इलेक्शन की तारीख का पता है। वेलकम बैक। सहाफ़ी में करीम सिद्दीकी साहब, तो वो कौन सा सियासतदान है जिसको ये पता है कि इलेक्शन कब होंगे? और ये अगर नवाज शरीफ हैं तो उन्होंने वापसी की तारीख का जो ऐलान किया वो अब 21 अक्टूबर है। तो 21 अक्टूबर से मुराद तो यही है कि वो 3 महीने की जो रवायती तौर पे इलेक्शन की कैंपेन चलती है, तो फिर 21 जनवरी तक जो है इलेक्शन हो जाने चाहिए 21 जनवरी के इर्द गिर्द। तो ये शायद सिर्फ नवाज शरीफ को पता है। और क्या बिलावल भुट्टो इस हवाले से दुरुस्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं? ये मतीउल्लाह जान साहब, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब को पता है या नहीं पता, लेकिन हाँ बहरहाल अभी तक 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो हमारे सामने आई है कि उनकी वापसी की। अब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर थे, पार्टनर्स हैं, जरदारी साहब से नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें दुबई के अंदर कितनी ज़्यादा हुई, कई राउंड्स हुए उनके, और फिर उसके बाद जो है वो किस लिए थी, किस मकसद के लिए हो रही थी वो सारी मुलाकातें। तो अब बिलावल भुट्टो मेरे ख्याल इतने भी मासूम नहीं हैं पॉलिटिशियन कि जिनको ये ना पता हो कि हाँ इंतखाबात कब होने हैं। अब जब सेंसस को नोटिफाई करने के लिए बात हो रही थी तो पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, और उनको उस वक्त पता था कि क्या कब अगर आज हम ये असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने से 5 दिन पहले सेंसस जो है उसको नोटिफाई कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट क्या होना है। तो वो उससे जो है मुबर्रा नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल अपना जो है वो करना चाह रहे हैं, अपना उसको गेयर अप करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है दूसरे सियासी मुखालिफिन जो हैं उनको एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि हाँ जी ये तो वो उधर से हैं और मिले हुए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। वैसे ये इल्ज़ाम होगा। इरफान कादर साहब, आइन के मुताबिक नवाज शरीफ को
21 अक्टूबर को आ जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ उनको अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं इतना डिले क्यों हुआ है, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरे ख्याल में आइन ने कोई तारीख तो दी होगी ना, हो सकता है इलेक्शन की नहीं है तो फिर मियां साहब की वापसी की तारीख तो आइन में जरूर होगी मौजूद। नहीं, मियां साहब की वापसी तो इस वक्त मशरूत थी उन केसेस पे जो उनके खिलाफ बन गए थे और जिसमें उनकी कन्विक्शन हो गई थी। अच्छा, वो है क्या, मतलब कितने बड़े केसेस हैं? केस बना वो 15 अक्टूबर से अगर 21 अक्टूबर तारीख हो गई है जी, ये कौन से केसेस है? उनके खिलाफ उनकी जो कन्विक्शन है और नाअहली है, उसकी बुनियाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पनामा केस है जिसका उन्वान है इमरान खान न्याजी बनाम मियां नवाज शरीफ। वहाँ पे बहुत सा ओवरवेलमिंग एविडेंस जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आ चुका है और उसमें जो कंकरेंट इलीगैलिटीज हैं वो मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ जब मैंने मरियम बीबी का केस आर्ग्यू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उसके बाद उस केस में रह क्या जाता है, उस केस में एक ही पॉइंट है कि मियां नवाज शरीफ को इस बात की सजा हुई है कि वो कहते हैं कि जी ये जो प्रॉपर्टीज थी ये मियां नवाज शरीफ ने बतौर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एक्वायर की हैं। उस एक्विजिशन का एविडेंस सारे केस में नहीं है। जेआईटी की रिपोर्ट एक आई है उसमें भी कोई जिक्र नहीं है उस एविडेंस का। चले वो तो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो मामला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफी हद तक तय हो गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नवाज शरीफ की भी शायद लंदन जायदादों से जो ताल्लुक है वो साबित नहीं हुआ, तो इसी बुनियाद पे मरीम नवाज की सजाएं भी खत्म हो गई थी। लेकिन जो असल ताहयात नाअहली है अकामा वाले केस के अंदर, वो कैसे, उससे कैसे जान छुड़ाएंगे मियां साहब? वो तो सबसे आसान है, उससे तो जान छुट चुकी है उनकी, क्योंकि एक कानून आ चुका है जिसमें उन्होंने ताहयात नाअहली को 5 साल में तब्दील कर दिया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पनामा केस जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो है वो अपनी जगह जब बहाल होगा, अभी तो वो सस्पेंड उन्होंने अपनी तरफ से किया हुआ जो कि गलत किया है, लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर रिव्यू एक्ट है वो वाला भी तो, उसका भी तो रिव्यू आएगा। उसका रिव्यू जब लगेगा तो सुप्रीम कोर्ट वो जो हम ख्याल बेंच है उसका फैसला जब उड़ाएगी तो ये भी तो रेमेडी अवेलेबल हो जाएगी पनामा केस में मियां नवाज शरीफ को कि वो एक मीनिंगफुल रिव्यू कर सकें जो कि अपील्स की लाइन पे सुना जाएगा। तो वो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट खत्म हो गया, वो जो सर जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट के खिलाफ रिव्यू होगा वो तो पुराने कानून के तहत होगा ना, वही जज सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नए जज सुनेंगे। नहीं, लेकिन वो जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट तो कल अदम हुआ है, तो नए जज कैसे सुनेंगे? जो ऑथर जज हैं वो तो बैठे होंगे ना, वो कहेंगे कि ये फैसला गलत है। नहीं, वो कहेंगे हम ख्यालों का फैसला वॉइड है, गलत है। कौन कहेगा? चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब कहेंगे। बदनीयती पे वो चैम्बर में बैठ के वो तय करेंगे कि कितने जजेस ने रिव्यू सुनना है। मियां साहब के वकील ये कहेंगे कि जनाब ये इनको रोकने के लिए ये सारा किया गया था, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और खास तौर पे वो दूसरा जो रिव्यू वाला एक्ट है उसको इसलिए उड़ाया गया था ताकि ये मामले सारे ना खुलें। वो जब सारी बातें होंगी तो फिर आप देखिएगा उस पर क्या सूरत हाल बनती है। देखें इरफान कादिर साहब, जो सूरत हाल बनती है वो ये बनती है कि मियां साहब की कन्विक्शन है एहतसाब अदालत से, जिसमें आप बीबी मरियम के जो हैं वो वकील थे, वो उसमें कन्विक्शन है उनकी, और वो कानून एक और केस के अंदर उनको जो है वो पीओ डिक्लेयर किया हुआ है। वो जब आएंगे तो आके आपका क्या ख्याल है कि वो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, उनको क्या करना पड़ेगा? गिरफ्तार होंगे, क्या होगा? हाँ, और फिर उसके ये बाद वजाहत कर दें, 21 अक्टूबर को मियां साहब एयरपोर्ट से हथकड़ी लगेगी या क्या होगा? मियां साहब को मैं बताता हूँ, ये पोस्ट रिव्यू स्टेज पे जितने फैक्ट्स आ चुके हैं सामने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, वो सारे मूव कर देंगे। वो एक पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में और इंटरिम रिलीफ मांगेंगे कि इन द मीन टाइम नो कोर्सिव एक्शन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि पनामा बेंच में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी नई वाली के पनामा बेंच में, क्योंकि इरफान कादर साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है तो इसलिए वो सारे नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, प्लीज मैंने ये नहीं कहा। मैंने देखिए आप थोड़ा सा जरा सीरियस हो रहे हैं। सो मोटो पिटीशन कैसे आएगी सुप्रीम कोर्ट में? इरफान कादिर साहब, मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड फैसलों के ऊपर सो मोटो कैसे आएगी? सुन लेते हैं। हाँ जी। और सर मेरी बात तो सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नए फैक्ट्स है ना, ये मरियम बीबी का जो मियां नवाज शरीफ का जो फैसला आया था और पनामा का फैसला आया था,
और जो रिव्यू पनामा का जो डिसाइड हो गया था उसके बाद ये फैक्ट्स आए हैं ना। फिर मैं आप तनकीद नहीं करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर अपील पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया? नहीं, आप देखें, वहां पे ये कहा जाएगा कि जो फाउंडेशंस हैं हाई कोर्ट की कन्विक्शंस की, वो सुप्रीम कोर्ट ने ले की थी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये फैक्ट्स आ चुके हैं। फिलहाल आप उनको सिर्फ आने दें और खुद फैसला कर लें कि वो आ जाएं, उनको कोई अरेस्ट ना करे। और अगर आप समझते हैं कि पहले अपीलें डिसाइड हो तो उनको अरेस्ट ना करें, नहीं तो वो हाई कोर्ट से ट्रांजिटरी बेल तो हो सकती है, डिसाइड कर दें। हाई कोर्ट से ट्रांजिटरी बेल तो राहदारी बेल तो मिल सकती है। आप ये गिला करते रहे कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बुला के जो है एक्शन लिया, उनको रिहा कर दिया। अब ये सुओ मोटो में जमानतें भी होंगी, सियासतदानों की सुओ मोटो में जमानतें होंगी। यार सुन ले ना, बात तो सुन ले। कयूम सिद्दीकी साहब ने जो बात की है ट्रांजिटरी बेल की, वो भी एक रास्ता है। यहाँ पे ये भी एक रास्ता है जो मैंने बताया आपको। फैसल साले हयात का केस याद है? नहीं देखे ना, फिर हमारी अदालतें प्रेसिडेंट क्या कर रही हैं कि ताकतवर के लिए और कानून और अल्लाह दीन बिल्कुल नहीं। तो यही तो मैं आपको याद करा रहा हूँ। फैसल साले हयात का क्या हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसल साले हयात की बेल खारिज कर दी तो मैं प्रोसिक्यूटर जनरल था, मुझे मुबारकें मिल रही थी कि मैं केस जीत गया, क्योंकि मैं तो नैब की तरफ से आया हुआ था। लेकिन जब बाहर निकला, मुझे प्रेस ने पूछा नाउ फैसल साले हयात विल बी अरेस्टेड। आई सेड नो, ही विल नॉट बी अरेस्टेड। उन्होंने कहा व्हाई? मैंने कहा बिकॉज लॉ हैज टेकन केयर ऑफ दिस। और फिर यही हुआ कि फैसल साले हयात बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल खारिज की थी, वो फिर भी अरेस्ट नहीं हुए। तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट उनकी बेल खारिज नहीं कर रहा, बल्कि उनको एक किस्म का इंटरिम रिलीफ अगर दे देता है इन हालात में, अपना वो कोई इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब और अब्दुल कयूम सिद्दीकी। सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख तो नहीं दी गई, मगर अब देखना ही है कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई तारीख देगा। अगर नहीं तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस हद तक जाएगी, और वो भी नई वाली सुप्रीम कोर्ट। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।